आज हम 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता सेनानियों की याद तो करते हैं, मगर रियलिटी में कोसों दूर है सर इस चीज से। और वहाँ पर यह था कि हमने 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। 48 हाउस का हमको टाइम मिला था, हम लोगों ने 24 घंटों के अंदर ये अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था। मगर फिर भी हमारे अंदर जोश था, दुश्मन बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था और वो फायरिंग कर रहे थे, मगर जहाँ गोला चाहिए था वहाँ मिल नहीं रहा था। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं ही बेस्ट फायरर था, मैं ही सब कुछ था, मगर जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, पहला ही गोला चार्ली 2 से जो मेरा निकला वो जहाँ चाहिए था ट्रोलिंग के ऊपर वही हिट हो गया। मतलब अगर फिर हमने दोनों वादे किया था कि दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा ना तो एक दूसरे से परिवार से मिल के आएगा केस। और वो बैठ के मानोगे मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से हो गई। आज इतने सैनिक भी शहीद नहीं हुए जितने, उससे ज्यादा तो हमारे सांसद हैं। अगर एक एक आदमी को गोद भी ले लिया जाए ना कि एक शहीद परिवार को, तो देश की तरक्की हो सकती है सर। अनलोडिंग करते करते बक्सा छूटा, 3 आदमी थे हम लोग और ब्लास्ट होते ही मेरा हाथ उठ गया। तो उस टाइम कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था, बस 2 चीजों का ध्यान आया। एक तो हनुमान जी का, जो मैं बचपन से भक्ति करता हूँ कि भाई आज के दिन तो मृत्यु नहीं आ सकती। दूसरा मेरी पत्नी का, सुशीला देवी का ध्यान आ गया तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। और उसने बोला डॉक्टर बाबा क्या है, मतलब तो डॉक्टर ने बोला सर ये डेथ। नमस्कार, मी सुरेश चव्हाण. आपण बघत आहात लोकजागर ही वृत्तवाहिनी. सर्वप्रथम सर्व भारतवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खरं तर 15 ऑगस्ट म्हटलं की स्वातंत्र्य दिन आणि स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून संपूर्ण देशभरामध्ये हा सण, हा सोहळा अतिशय उल्हासात, आनंदात साजरा केला जातो. परंतु खरं बघायला गेलं तर हा आपला देश स्वातंत्र्य होण्यासाठी ज्या वीर योद्ध्यांनी आपलं बलिदान दिलंय, आपलं योगदान दिलंय, खरं तर त्यांच्यासाठी समर्पण भूमिका म्हणजेच हा 15 ऑगस्ट. त्यांच्याप्रती आपली असलेली जी भावना आहे, खरं तर हे समर्पणच आहे आपलं. आणि त्यांच्यामुळे खरं तर आपल्याला हे सगळं ऐश्वर, हे सगळं स्वातंत्र्य आपल्याला बघायला मिळतंय, उपभोगायला मिळतंय. खूप योद्धे आहेत असे. म्हणून हेच निमित्त साधून फॅमिली संवाद कट्टा या शोच्या माध्यमातून आज आम्ही नाशिकमध्ये अशा एका सैनिक परिवाराकडे आलेलो आहोत. त्यांची ओळख म्हणजे खरं तर कारगिल योद्धा, आणि त्यांचं नाव आहे श्री नायक दीपचंद सर. खरं तर त्यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे काय, गुगलला आपण त्यांचं नाव जरी टाकलं तरी खऱ्या अर्थाने आज त्यांची सगळी महती संपूर्ण देशवासियांना आपल्याला बघायला मिळते, ऐकायला मिळते. नवे नवे जी इन्स्पिरेशन म्हणतो, जी ऊर्जा म्हणतो, जी प्रेरणा म्हणतो, खरं तर त्यांच्याकडनं आपल्याला उपभोगायला मिळते, बघायला मिळते. देशाने मला काय दिलं यापेक्षा मी देशाला काय देणं लागतो ही भूमिका घेऊन हे लोक, हे योद्धे आज बॉर्डरवरती आपल्यासाठी उभे असतात आणि तेव्हा कुठे आपण सुरक्षित असतो. मग आता या परिवाराकडे आपण आलेलो आहोत. प्रत्यक्ष सरांकडनं, त्यांच्या परिवाराकडनं अपन बऱ्याचशा गोष्टी जान घेणार आहोत. सर, सर्वप्रथम सबसे पहले आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. नमस्कार सर. सबसे पहले सर, एक तो आज स्वतंत्र दिन है, 15 अगस्त है, और इस अवसर पे हमने जो फैमिली संवाद कट्टा है कि इस शो के द्वारा हम परिवार की तरफ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, और लोगों को आपने जो योगदान दिया है, आपकी वजह से ये जो सुरक्षा हमें मिल रही, ये सब जानते हैं. आज भी हम आपकी तरफ आए. सबसे पहले सर, आपका स्वागत तो किया है, लेकिन कैसी शुरुआत हुई ये जानना बहुत जरूरी है. ये कैसा, मतलब मुझे देशभक्ति तो सबके अंदर ऐसे रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जाना है, ये कैसे क्या? सबसे पहले तो जय हिंद. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा. मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं. 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था. दूर दूर तक कोई भी सेना में नहीं था, हमारा कोई नाता नहीं था भारतीय सेना से या किसी भी सेना से. मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये आर्मी के बारे में सोचा, और वो सोच बचपन से कैसे आई. जब मैं छोटा था तो दीपावली पर जब साफ सफाई करते थे हम लोग घर की, तो वहाँ पर हर साल कैलेंडर बदली करते थे हम लोग. पहले कैलेंडर आते थे और चुना करते थे हम लोग
दूसरे ठेले वाले मोटी मिट्टी आती थी जो कली से ऐसे। आजकल तो दिसंबर वगैरह आ गया। तो जब हम ये सफाई करते थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो जो होती थी उसके नीचे लिखे हुए जो सेंटेंस थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहां से बस मेरे मन में एक पीड़ा आई। और उनकी जब वर्दी को मैंने देखा तो मैं बोला ये वर्दी मैं भी पहनूंगा। मतलब तो बचपन से संकल्प आया। और ये जो संकल्प था, जो मेरे विचार थे, मैंने अपने दादाजी को बताए कि मैंने फौजी बनना है। तो मेरे दादाजी ने बोला ठीक है बनना, क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे कि भाई ठीक है बच्चा है, हर आदमी के बच्चे के सपने थे, मगर वो बड़ा होता है तो सपने बहुत से कम हो जाते हैं। मगर ये सपना था। और उन्होंने फिर जब हम खेती में जाते थे या फिर कहीं भी जाते थे, बैठते थे, जैसे अभी सर बैठे आप बैठे हुए, तो वो कहानी बताते थे कि देश आज़ादी के टाइम की 65 वार कैसे हुआ था, 71 वार कैसे हुआ था। हम तो 71 वार के बाद पैदा हुए थे। तो वो बोलते थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो मतलब गांव में कैसे हाफ पैंट में अंग्रेज आते थे, कैसे विशल बजाते थे। तो बड़ा इंटरेस्ट लगता था कि ऊपर से जहाज कभी जाता था तो लैंटर्न, उस टाइम कैरोसिन होता था, रोकर जिसको हम मराठी में बोलते हैं, तो वो उसके दीवे भी बंद कर देते थे। पक्के घर नहीं होते थे, कच्चे मकान रहते थे। तो वो बोलते थे कि हम लोग भला से साइलेंट रहते थे। तो वो चीजें बड़ी मन में आती थी कि भाई वो जीवन इन लोगों ने जिया हुआ है। गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, बैलगाड़ी में ही कहीं जाना है या पैदल ही प्रवास करना होता था। तो मैं मन में वो चीजों को विचार लेकर के मन में एक संकल्प लिया कि नहीं फौजी बनना है। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और आज से लगभग 30 साल पहले मैंने भारतीय सेना के अंदर इसी शिवाजी की जो जन्मभूमि, मेरी भी आज कर्मभूमि नासिक महाराष्ट्र में मैं एक तोपचे के रूप में ट्रेनिंग किया। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज ये मेरी कर्मभूमि बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं अपनी कर्मभूमि को, जन्मभूमि को तो हर आदमी नमन करता है, मगर कर्मभूमि, क्योंकि इंसान को हम लोग जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है सर, वो ऊपर वाले के हाथ में, मगर कर्म हमारे हाथ में है। कर्म हम आज जितने भी महापुरुषों को हम याद करते हैं उनके कर्मों के कारण याद करते हैं। तो पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता सेनानियों की याद तो करते हैं, मगर रियलिटी में कोसों दूर है सर इस चीज से। ये आपको भी पता है, देश आजादी से पहले भी वीरों का सम्मान नहीं था, आज भी निरादर है। जो सम्मान रियलिटी में करना चाहिए। आज हम विदेशों की बात करते हैं, तो विदेशों में देखिए आज भी कोई सैनिक जब वो वर्दी पहन के निकलता है तो कितना उनके लिए सम्मान की बात होती है। मगर यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर विपरीत है, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको पूजा नहीं होगी। उसी तरह हम सैनिकों को भी है, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको महान नहीं बोला जाएगा। जितने भी महापुरुषों को ले लीजिए आप ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लीजिए, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो आपको पता हम लोगों ने बोले नहीं तिलक नहीं होने देंगे, अपना ही परिवार खड़ा हो गया था, तो हिंदू मुसलमान खड़े हो गए थे। आज देख लीजिए कोई ऐसा नहीं होता कि किसके कारण क्या रुकता है। पुराना इतिहास उठाओगे तो आप देखिए, जहां पर मुस्लिम राजा था वहां उनका सेनानी हिंदू था, जहां हिंदू राजा था वहां उनका सेनानी मुस्लिम था। तो एक साथ इकट्ठा होकर के हमने इस देश की आजादी के लिए हजारों लाखों हमारे सेनानियों ने अपने खून की नदियां बहाई सर। मगर आज किसके लिए, आज की युवा क्या कर रहा है, कहाँ है वो? मतलब आज भी याद नहीं आती कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। सिर्फ किताबों में ही रह चुके हैं, ग्राउंड में सिर्फ दिखावा हो चुका है। आज एक ऐसा प्रवास आ चुका है, ऐसा एक वोट बैंक का प्रभाव हो चुका है कि साला अगला आदमी करप्ट है या क्या है क्या नहीं वो नहीं देखते हम लोग। बस हमें तो सिर्फ मिल जाए वोट, मतलब अगला आदमी किस तरह है किस तरह नहीं, देश के प्रति क्या विचार है उसके। तो आज बहुत हर चीज में हम लोग बड़ा हो चुके हैं। मगर जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति खाली भारत माता की जय बोले से राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं होती है, खाली झंडा लेने से राष्ट्रभक्ति नहीं पैदा होती है। जिस तरह हनुमान जी को जय श्री राम करते थे तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो आप मणिये के अंदर जो माला दी थी मोती में ढूंढ रहा था हनुमान जी, तो उसने बोला कि यार इसमें क्या ढूंढ रहे हो? तब उसने बोला था कि भाई मैं तो श्री राम ढूंढ रहा हूँ। बोले इसमें क्या मिलेगा, ये बंदर है, ये था वो था, मेंटल है। तो उसने छाती फाड़ के देखी, मेरे तो अंदर छाती में है। तो उसी तरह सर आपके सामने हम बैठे हुए ना, मतलब छाती तो नहीं फाड़ के दिखा सकते, मगर कण कण के अंदर मतलब एक देशभक्ति और मातृभूमि के लिए हर सांस इस मातृभूमि के लिए सर। बराबर। वैसे तो देखा जाए कि एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर जो आपने बताया अभी, कि राष्ट्रभक्ति मतलब एक दिन के लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल जी। वैसे कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, उस दिन सब अपने उसमें कोई मतलब ये नहीं है, दिक्कत नहीं है कि मनाना चाहिए, मनाना ही चाहिए वो हर दिन। लेकिन वो अंदर से हम कितना एक्टिव है, देश के लिए क्या समर्पण है, फिर हमारा योगदान क्या है, फिर हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी अंदर से कुछ तो भी आना चाहिए। और जब वो विचार अंदर से आता है तभी हम वो प्रैक्टिकली कुछ तो भी करने के लिए तैयार होते हैं। सर अभी ये तो बातें होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो जब यहाँ पे हम भर्ती हुए, अभी अपना वहाँ पे बॉर्डर पे काम चालू हुआ,
इसके बाद में जो कारगिल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो युद्ध शुरू हुआ, और उसमें जो आपका मतलब जो आप वहाँ पे घायल हुए, आपको जो दिक्कतें आए, उसके बारे में भी मतलब सर का वैसे तो बहुत बार बहुत जगह पे मतलब आपको आप लोगों ने सुना है, लेकिन हम यहाँ पे आए तो हमें भी सुनना है और जानना है कि वो मतलब वहाँ का वो टाइम कैसा था, कैसा गुजारा सर? देखो, मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। हाँ। सबसे पहला मेरा था ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर। हाँ। पहली बार हमने श्रीनगर में बर्फ को देखा, पहली नगर में उन वादियों में गई पहली बार, तो हमारे बड़ी उमंग थी। हमने शशि कपूर की पिक्चरों में देखा था इन वादियों को, चिनार के पेड़ों को, और बड़ा उमंग थी कि भाई हम कश्मीर देख रहे हैं, स्वर्ग है, ये था वो था। पहली बार हम लोग ओल्ड एयरपोर्ट पे उतरे थे, जहाँ करके सुना था कि भाई कभी यहाँ पर पहला अपना विमान उतरा था जब पाकिस्तान के साथ 1948 के अंदर युद्ध हुआ था। तो बड़ा उस धरती को देखा, ओल्ड एयरपोर्ट पे उतरे। तो फिर हमारा लोकेशन वहाँ पर बांट दिया था, उड़ी सेक्टर के अंदर जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारा पूरा लोकेशन को बांट दिया था, जिसमें कि निहालपुरा, पट्टन, जीरन, सागरी भटपुरा, ऐसे करके हमारे को पूरा बांट दिया गया था। पहली बार हमने AK-47 को देखा था। क्योंकि जब संजय दत्त जी का टांडा भी नाम आया तब सुना था हमने, लेकिन देखा नहीं था। आज हमारे हाथ में थी वो। 2 महीने हमने ट्रेनिंग किया वहाँ पर, और ट्रेनिंग के बाद में 2 महीने हम लोगों को उन्होंने पुरानी जो हमारी सेना थी उन्होंने सिखाया था। और हमारे उस्तादों ने हमको बताया था कि भाई हम लोग यहाँ पर कोई टूरिज्म के लिए नहीं आए हैं, कि हम तो उन दहशतगर्दों का नाश करने के लिए आए हैं जो अपने सब्र को तहस नहस कर रहे हैं। और वहाँ पर फिर हमारे को गांव बांट दिए गए थे, तोहफे हमारी जमा हो चुकी थी, और वहाँ पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। 2 महीने मैंने कोर्स किया, 2 महीने सिखाया, और फिर वहीं से मैं जब रेजिमेंट में आया तो हमारे कर्नल जी के मेहंदी रत्ता सेना मेडल जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे रेजिमेंट का जो खुफिया विभाग रहता है उनका, उसमें मुझे सिलेक्शन मिल गया। 8 महीने तक मैंने कश्मीरी वेशभूषा के अंदर ही, यहाँ पर देखते हुए इन फोटो के अंदर दाढ़ी बढ़ा के, तो मैं सिविल ड्रेस में रहता था, और एक खुफिया जो बन के रहते वैसे हमने नौकरी किया। और वहाँ पर ये था कि हमने 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। एक हादसे में जो हमले में हमारे एक ऑफिसर्स भी घायल हुए, एक हमले में हमारे ऑफिसर्स को ID फट गई थी, उसकी आंखों का रोशनी भी चली गई थी। एक हादसे के अंदर हमारे अवतार सिंह सर शहीद हो गए थे। तो ये सिलसिला जारी ही था, तो हमें मूव टू कारगिल का मौका मिला। वहां पर भी बातें चल रही थी कि भाई जो दूसरा मेरा प्रक्रम था ऑपरेशन विजय कारगिल, वहां पर ये बातें चल ही रही थी कि भाई ये हो गया है, वो हो गया है। तो हमने सोचा नॉर्मल वहां भी चुटपुट होगी, मगर हमें नहीं पता था कि वहां पूरी पाकिस्तान की सेना और पूरे आतंकवादी जितने भी हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तौबा के सारे आदमी ने अपनी पोस्टों को कब्जा करके रखा हुआ था। नीचे जो सेना आने वाली थी वो डिले हो रही थी, मेरठ, दिल्ली, आगरा, जबलपुर, अम्बाला, जहाँ से भी सेना को आना था। तो हमको हमारे जो 8 माउंटेन डिप था उनको मूव का ऑर्डर मिल चुका। 8 माउंटेन डिप के अंदर ही हमारा 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड था, तो बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी। और मैं आज कई बार पल बोलता हूँ कि मुझे चोट लगने के बाद रिटायरमेंट कर दिया, वरना आज भी मूव तो गलवान घाटी के अंदर भी हम ही होते हैं। मतलब ये अफसोस है कि भाई हम लोग आगे, मगर हमारे लिए खुशी की बात थी। 48 आवर्स का हमको टाइम मिला था, हम लोगों ने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था। तो उस टाइम तक आपने कैप्टन कालिया साहब का नाम सुना है, उनकी डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे, हमारे जितने भी जवान जा रहे थे। उस टाइम तक आर्टिलरी का सपोर्टिंग नहीं था। तो हमारे पास उस टाइम 120 मोटर AM50 है, जो 3 पार्ट में खुलती है। 86, 68 kg, तो आप सोचिए कि 80, 70 kg का उठा करके जवान ऊपर चढ़ना है। वहां पर हमारे लिए सब कुछ अलग था। फर्स्ट 40 दुश्मन से तो हम लोग परेशान थे ही थे, दुश्मन से तो डर था ही था। दूसरा डर हमारे को था मौसम का। हमने जो नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई, आज भी मैंने जो कारगिल में ड्रेस पहनी थी आज भी मेरे पास वो है। तो वो ड्रेस नॉर्मल हमने पहन रखे थे, नॉर्मल कोट होता था। वहाँ आजकल तो बहुत चेंजिंग हो गया है। तो उसमें क्या था कि आप देखिए 14,000, 10,000, 12,000 ऐसे हाइट के ऊपर तोप को चढ़ाना है, अम्यूनिशन चढ़ाना है। तो बड़ा स्टार्टिंग में तो देखो, स्टार्टिंग नहीं आखिर तक हमारे अंदर जोश रहा, मगर स्टार्टिंग में हमको एकदम लगा कि भाई ये मौसम की मार है, इतना कोल्ड एरिया है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड एरिया 2nd नंबर के ऊपर, वहाँ घुमरी मतियान और द्रास का एरिया माना गया है। मगर फिर भी हमारे अंदर जोश था। दुश्मन बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था, बिल्कुल मजबूती से बैठा हुआ था। हमारे जवान बिल्कुल, हमको पता था सर कि आगे 2 आदमी 4 आदमी भी जाते हैं, वो ऊपर जैसे चढ़ेंगे वो पत्थर लुढ़का देता था। हजारों फीट गहरे में जवान हमारे शहीद हो जाते थे। मतलब बड़ी पीड़ा थी, मतलब मगर जोश हमारे अंदर बहुत था। तो वैसे ही स्टार्टिंग के अंदर जैसे हमने अपनी तोपों को लगाया, तो हमारी रेजिमेंट तो बहुत, देखा जाए तो भारतीय तोपखाने के अंदर एक चीटी है। मतलब मेरी यूनिट 189 लाइट रेजिमेंट थी, इसका नाम ही लाइट है। मगर काम हमारा बहुत है, हम 90 डिग्री फायर करते हैं। दुश्मन अगर पहाड़ के पीछे बैठा तो 90 डिग्री फायर करके हम लोग गोला
मतलब मोटर से बोलते हैं, 90 डिग्री भी हम लोग फायर कर सकते हैं। मगर हमको बिल्कुल दुश्मन के पास में रहते हैं, मतलब जैसे हमारे आगे जैसे बाजू में सामने चल रहे हैं वहाँ इन्फेंट्री है, यहाँ हमें जितनी भी तोहफे हैं B4 से 130 रॉकेट वो पीछे रहती है। तो ये सब रोडों के ऊपर थी और हम लोग बिल्कुल पहाड़ियों पर थे, तो सबको मौका मिला ट्रोलिंग के ऊपर फायरिंग करने का। और वो फायरिंग कर रहे थे, मगर जहाँ गोला चाहिए था वहाँ मिल नहीं रहा था। अभी आखिर में बोला यार लाइट रेजिमेंट से भी पता कर लो, तो हम भी कई दिन से इंतजार कर रहे थे कि भाई 12 के 12 तोहफे और जयकारा भारत माता की जय और हनुमान जी की जय बोल करके हमने 12 के 12 तोहफे ने वन राउंड जैसे गन फायर किया जयकारा के साथ। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं ही बेस्ट फायरर था, मैं ही सब कुछ था, मगर जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, पहला ही गोला चार्ली 2 से जो मेरा निकला वो जहाँ चाहिए था ट्रोलिंग के ऊपर वही हिट हो गया। मतलब तो वही डाटे से जो डाटा था हमारे रेजिमेंट को जो मिला था, उसी डाटे से हम लोगों ने ट्रोलिंग के ऊपर मेरे रेजिमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर वो हमने लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर फिर हमने 4875 5100 विक्रम बत्रा पोस्ट है नौकी हब। अभी तो हमको तो याद नहीं था, हम तो जवान आदमी थे, खाली हमको तो 2 ही चीज याद थे, ट्रोलिंग और टाइगर हिल। बाकी लिए बेटा ये पहाड़ी है, ये बैरिंग एलिवेशन है, उड़ा दो, बस ये मकसद था। अभी हमको आपको लोगों के माध्यम से पता चला है कि भाई ये पोस्टें थी, वो पोस्टें थी, क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं आपको, हम तो जवान आदमी थे, हमको तो बस डाटा मिलता था। बस ये था कि रात भर वहां लड़ाई चलती थी, दिन भर हम छुप के रहते थे। और ट्रोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। और जिसको बोला था जिस शख्स को, वो थे हमारे सूबेदार भंवर सिंह साहब, वो हमारा ट्रोलिंग के ऊपर साथ छोड़ के चले गए। ये हमारे पहली का जो कैजुअलिटी थी। काफी जवान थे हम लोग, जैसे 10 के 10 जवान गए हैं पेट्रोलिंग के ऊपर, उसमें से क्या पता 1-2 ही बंदा आता हुआ मैसेज लेकर कि सर सब चले गए हैं। तो बड़ा पीड़ा थी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत हमको मुक्की खानी पड़ी। मगर जब 10-15 दिन तक ट्रोलिंग के ऊपर एक बार हमको जो मिल गया है फोक्स, तो फिर हम लोगों ने मिल करके उसके ऊपर विजय हासिल किया। और उसके बाद में लड़ाई तो देखो 2 महीने तक चली, हर रोज एक अलग लड़ाई थी। मगर फिर भी मैं किस्सा सुनाता हूँ, जब हम लास्ट लड़ाई लड़ते लड़ते 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया। 8 जगह हम लोगों को आज नॉर्मल लगता कि यार क्या है, मतलब इधर से उधर बैठ जाए, ऐसा नहीं था। आपने तोपों को उठाना है, रात के अंदर ऊपर चढ़ाना है, दुश्मन से भी बचना है। दिन में वहां पर कोई बंकर नहीं होता था, चुपचाप से बैठे रहना है। उसके बाद बैठना, ऐसा नहीं कि भाई आप चुप के बैठो, अम्युनिशन भी तैयार करना, रात की तैयारी करनी है दुश्मन से, क्योंकि दुश्मन तो ऊपर देखता रहता था। तो उनसे बच बच करके हमने करना है। तो जब टाइगर हिल की लड़ाई थी ना, टाइगर हिल के ऊपर पीछे से भी, जैसे ट्रोलिंग के ऊपर पीछे से भी चढ़े थे बंदे कि भाई इस साइड से भी मोर्चा देखते हैं, वैसे हमने क्या सोचा कि भाई टाइगर हिल की लड़ाई के लिए मूव कर दिया। तो हमने जैसे सवेरे सवेरे मूव किया, हमारे चढ़ते चढ़ते साइड में एक नाला ऐसे आ गया, और नाले में क्रॉस करते करते आगे जाके एक झरना बह रहा था, वहां आगे हमने स्टॉप कर दिया। तो 17,000-16,000 की हाइट के ऊपर तोपों को चढ़ा दिया। अभी हमने नहीं पता, बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे आगे, नीचे आने बाद आगे जब बंद हो गया तो हमने वहीं पर तोपों को लगा दिया। तोपों को लगाने के बाद हम लोग रात को मैक्सिमम लड़ाई लड़ते थे। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हमने दोनों वादा किया था कि हजारों, मतलब सैकड़ों सैनिक हमारे चले गए थे, मगर फिर हमने दोनों वादा किया था कि दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा ना, तो एक दूसरे से परिवार से मिल के आएगा। और देखते हैं नई शताब्दी कौन देखेगा, 99 चल रहा है। तो जब टाइगर हिल की लड़ाई, काफी दोस्त हमारे चले गए, हमने तो कभी भी नंबर आ जाएगा। हम आखिर तक रुके रहते थे, जब भी बमबारी होती थी, हर बार होती थी, हम आखिर तक रुके रहते थे। देखे जाए जो भी होगा, हम जिएंगे और मरेंगे वतन के तेरे लिए। अंडर 25 24 साल उम्र, मतलब बड़ा जोश था। तो जब टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई पर हम पहुंच गए ना, तो वहां पर हमने सोचा कि भाई रात को लड़ाई लड़ते हैं, इस बार एक राउंड दिन में फायर कर लेते हैं ताकि रात को परेशानी नहीं होगी। तो ऊपर से ऑर्डर आ गया कि 1 राउंड गन फायर। तो 12 के 12 तो पापा बैटरी उधर, क्योंकि बैटरी हम थी, हमने फिर वही, तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया था। तो जैसे ही 1 राउंड गन फायर किया, जैसे ही घोड़ा दबाया और जैसे ही हमारा राउंड निकला, आप मानोगे नहीं, दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझे। चंद सेकंड बाद सैकड़ों राउंड उधर से हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर आए पाकिस्तान की। और हम लोग हर बार की तरह तितर बितर भागो, ये था वो था, कहाँ भागे। अभी नीचे से मैसेज आ गया वायरलेस के ऊपर, जिसको दिल करता छुप जाओ, मतलब हर बार छुप जाते थे। और जब हमने नीचे देखा, 16,000 हाइट के ऊपर नीचे हमारे पतीले टैटू कंपनी ऐसे उड़ रहे, त्राइम त्राइम हो गई। मतलब क्योंकि उन्होंने, ये तो मैं भी धीरे धीरे बात बता रहा हूँ, उस टाइम तो इतना मारा मारी थी कि इतना उन्होंने नुकसान कर दिया था कि मतलब बोल नहीं सकते हम लोग। मैं उस टाइम फटाफट ये बातें हो रही थी कि सर चलें दोनों आदमी। तो उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, मैं दोनों आदमी क्या करेंगे, लड़ेंगे। मैंने बोला सर जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है वो चले गए हैं, हम दोनों आदमी सिपाही क्या, बोले आखिर तक लड़ेंगे। इस टाइम बता रहा हूँ जो बात हुई हमारी, बोला आखिर तक लड़ेंगे। तो मैंने बोला सर, मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाइए। मैंने बोला नहीं, मरना जीना साथ में कसम खाई हुई है। मैं भी बैठ गया, वो भी बैठ गए। तो ये ऐसी बात चल रही है हमारी, और गोले गिर रहे हैं। और वो जनता, हमारे जो साथी थे, वो जहाँ जहाँ मौका मिला छुप रहे थे, वो देख रहे हैं। वो मेरे को बोलते तुम लोग बताएंगे, तुम लोग छुप जाओ। चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं। तो हमारी जो AK-47 थी हमारी तोप के ऊपर रखी थी, क्योंकि सामान आने में रहता ना हमारे पास में। उसने बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे ही बोल सकता था, दोनों लाश नायक थे।
और चार्ली 1 पर चार्ली 2 पर मैं था। तो वो उधर बड़ा और मैं इधर, इतना बोला था, ऑर्डर दे दिया, मैं भागा, हमारे बीच में पत्थर था, बम गिर रहे थे, हमने भी वहां पर मुंडी घुसा दी जहां पर बाकी बंदे छुपे हुए थे। तो हमारे जो धर्मगुरु कोमोती सिंह साहब थे वो बोले भाई हरि का नाम लो, उसका नाम लो, अभी जिसका भी नाम लेना गुरु जी माता रानी का लो, जिसका भी जो होना तो प्रवाह देखा जाएगा। मतलब 5 से 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। जब बंद हो गई तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर जब हम निकले ना तो 90 आदमी थे, जहां पर ऑक्सीजन लेना इतना मतलब आसान भी नहीं था, इतनी कम ऑक्सीजन है और किसी का भी दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई। आज भी हम अचंभित हैं कि एक के ऊपर एक ने आदमी ऐसे पड़े हुए थे जान बचाने के लिए और किसी का भी नीचे वाला भी सब सुरक्षित निकला ऊपर। तो हम लोग आजकल एक के ऊपर एक गिरते तो एक तो ऑक्सीजन भी नहीं है वहां पर और फिर 16,000 की हाइट और एक के ऊपर एक बना हुआ, तो कोई भी बंदा दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई। सब आदमी बाहर निकले बाद में बोले दूसरा कहाँ है, बोला सर वो उधर भागा है। बोले चलो तुम्हारे को बाद में बताते हैं, तुम्हारे बार ऐसे काम करते हो, चलो चलते हैं। भाई क्या नीचे से मैसेज आ गया, भाई क्या जान माल का क्या नुकसान हुआ, हर बार होता था। तो पापा बैटरी उधर निकली, हम इधर क्यों भी बैटरी निकली। तो चलते चलते ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए, तो मांस के टुकड़े पड़े हुए तो हमारे सामने खेमराज राणा सर और हवलदार सुभाष सर थे हमारे सीनियर। हमने बोला सर ये तो नए बंदे थे, उनकी 20-20 साल नौकरी थी, तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा था। बोले सर ये बड़ा यार इतने पक्षी उड़ रहे हैं ना, बमार को पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे चले तो एक मांस का टुकड़ा वो पड़ा, अरे सर ये पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला यार कोई गीद वगैरह आ गया ऊपर, देखो कितने कौवे गीद कैसे घूम रहे हैं। और एक्चुअली में कौवे गीद जहाँ जब मृत्यु जाती है तो ये बंदे पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े और जैसे ऐसे टर्निंग था ना, जैसे टर्न हुआ तो हमारे जो राणा सर थे उसने बोला मुकेश, और वो बैठ के मानोगे मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ी हुई थी, जो चंद सेकंड पहले हम लोग मरने जीने की बातें कर रहे थे। और फिर मैंने जो नॉर्मल मेरा कोट था वही कोट लगाया मेरे दोस्त को, क्योंकि ये देख करके सब आदमी हैरान हो गए एकदम से, भाई क्या हो गया। और मेरा तो जिगरी दोस्त हम जो इकट्ठे सोते थे, तो फिर इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया सर। उस टाइम मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि देश का जो शहीद होना भी एक प्रकार की बात होती है मतलब, मगर बड़ा अफसोस था कि भाई इसकी जगह मैं चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो बड़ी पीड़ा देखी हम लोगों ने मतलब, और मेरे लिए बहुत एक ये गहरा धक्का था कि एक जो जिगरी दोस्त था। फिर मैंने शिव साहब से बोला कि सर हमने ये वादा किया था। शिव साहब ने बोले बेटा कि ऐसे है कि आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक दोस्त तुम्हारा चला गया, एक साथी। अभी ये तो हम लोग आखिरी गोले आखिरी दुश्मन लड़ना पड़ेगा, मतलब एक तो ऑटोमेटिकली डैमेज होगी क्योंकि वही तो चला था, दूसरा तुम भी चले जाओगे तो दो कॉर्पोरेट आखिरी लड़ाई चल रही है, आप इसके साथ में नहीं जा सकते हो। जो दूसरे बंदे जो तोप नहीं चलाते उनको पार्थिव शरीर को लेकर के गाँव भेजा, मगर मेरे को परमिशन मिली कि आप इनका पार्थिव शरीर को लेकर के जहाँ हम लोग डेड बॉडी रखते हैं वहाँ पार्थिव शरीर तक लेके चले जाओ। तो 4:30 बजे मैं टाइगर हिल से अपने दोस्त के शरीर को लेकर निकला था पार्थिव शरीर को, और 2:30 बजे गुमरी मतियान में पहुंचा। वहाँ पर बाकियों को भी डेड बॉडी रखी थी, जवानों की, वहाँ पर हमने अपने दोस्त को भी वहाँ पर रखा। और जो निशान चेक करने हमने निशान चेक किए, अंतिम प्रणाम किया और उनके अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगाकर कसम खाई कि दोस्त तेरी शादी का बदला हम जरूर लेंगे। वापस फिर मैं टाइगर हिल के ऊपर आया, और आने के बाद में फिर उस दिन हमने लड़ाई नहीं लड़ी, बहुत ट्रेजेडी हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ था हमारा। उस दिन हमने तैयारी किया और अगले 3 दिन तक सर भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हमने। इस युद्ध भूमि में जैसे आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, इस युद्ध भूमि के अंदर हम लोग 527 जवानों को आहुति दे चुके हैं। मेरी बटालियन ने भी अच्छे काम के लिए 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले हमको, 10,000 गोले हमने दुश्मन पे दागे थे सर। मेरी उनको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। बहुत प्राउड होता है कि हम उस बटालियन का हिस्सा थे, मगर इसके साथ में पीड़ा भी आती है कि इस जीत के पीछे हमने कितने अपने साथियों को दिया है। उसकी पीड़ा को आज कोई भी नहीं समझ सकता। सैनिक को पीड़ा को समझने के लिए तो अपने वर्दी पहननी पड़ेगी, या उस परिवार के साथ में जन्म लेना पड़ेगा, या उस परिवार के साथ रहना पड़ेगा। सैनिक जब इस कंडीशन में आता है या जब शहादत हो जाती है, तब वो अकेला नहीं जाता है, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। उस पीड़ा को समझने के लिए ना हम सैनिकों के लिए कोई बिरला ही है सर, 1-2 आदमी जो रियलिटी में आंसू बहाता है, वरना सब आदमी बस फोटो खिंचवाते हैं, एक दिन के लिए भारत माता की जय बोलते हैं, चले जाते हैं सर। सेना है ना सर, इस भारत की ऑक्सीजन है सर। जिस तरह हमें हर पल के ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह सेना भी इस देश के लिए जरूरी है। मगर आज मेरा ये है कि भाई सूखा भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता है। आज इतने सैनिक भी शहीद नहीं हुए जितने, उससे ज्यादा तो हमारे सांसद हैं। अगर एक आदमी को गोद भी ले लिया जाए ना कि शहीद परिवार को, तो देश की तरक्की हो सकती है सर। तो ये बड़ी चीज की पीड़ा है। उसके बाद जब तीसरा मेरा जो पराक्रम था, ऑपरेशन पराक्रम,
ऑपरेशन पराक्रम हमारा 2002 में 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हो गया। तो उस टाइम पूरी भारतीय सेना को बॉर्डर पर लगा दिया गया था। हमारी यूनिट सिकंदराबाद में थी, राजस्थान बॉर्डर पर हमको भी रिप्लाई कर दिया गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि भाई चलो भाई हमने तो कारगिल युद्ध लड़ा हुआ है और ये एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। और वहीं लोंगेवाड़ा पहुंच के जो 71 का बाहर हुआ था तो हमें बड़ा प्राउड था कि चलो भाई हम तो एक्सपीरियंस वाले बंदे, कुछ नए बंदे बोलते थे यार चक देंगे। हमारे अफसर वगैरह मैडम बोलती थी जी, मैं बोला मैडम डरो मत आप। हमारे ट्वाई साहब थे, वाई बिशोरी साहब, तो मैडम को बोल रखा दीप सिंह भैया क्या होगा। मैंने बोला मैडम टेंशन मत लो, उस टाइम तो बच गए थे ज्यादा, अभी सड़क रगड़ के आएंगे, मतलब आपको घबराओ मत। और साहब और हम जितने जा रहे हैं ना सब सुरक्षित आएंगे, मतलब तो मतलब हमारे अंदर जो उसके अंदर पहले से कमी नहीं थी। उसके बाद हम लोग चले गए सर वहां पर लगा दिया। अगोलाई लाठी रेंज में हम लोग थे, 1 साल तक वहां रहे। कई जगह शिफ्टिंग किया, भाई एयर आ जाए, ये आ जाए, खड्डे खोदे, अमरीशन दबाना, बहुत ट्रेनिंग किया, मगर बहुत युद्ध की तैयारी थी हमारी। फिर बाहरी अमेरिका और इसके रूस के कारण समझौते के कारण युद्ध नहीं हुआ, मूव का ऑर्डर आ गया। मेन लोकेशन सिकंदराबाद में, जैसे भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए और स्टोर में अनलोडिंग कर रहे थे। अनलोडिंग करते करते बक्सा छूटा, 3 आदमी थे हम लोग, और ब्लास्ट होते ही मेरा हाथ हो गया। हवलदार जी थे, उसको भी टांग मेरे पेट में लगी, मैं अंदर था, तीसरा आदमी ऐसे था, वो लेट गया, मैं ऐसे बैठ गया और हवलदार जी भागने लगे तो उसको पेट में टांग में लगी। हवलदार जी को उठा लिया तो मैं अंदर था, मेरे आजू बाजू मेरी मुझे मासी सब कुछ एकदम से आग लग गया। यहाँ ब्लड बह रहा था, यहाँ भी था, तो मैंने 2 बार उठने की कोशिश किया, उठा नहीं गया, और मैं लंबी सी सांस लिया और ये ब्लड को साफ किया। तो उस टाइम कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था, बस 2 चीज़ों का ध्यान आया। एक तो हनुमान जी का, जो मैं बचपन से भक्ति करता हूँ कि भाई आज के दिन तो मृत्यु नहीं आ सकती। दूसरा मेरी पत्नी का, सुशीला देवी का ध्यान आ कि तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। बस उसके कारण फिर बंदों ने बोला, उन्होंने बोला यार अंदर दीपचंद भी था, फिर वो बंदा साथी था, वो भागा और फिर मेरे आजू बाजू में आग लगी, मैं तो उठ नहीं सकता था। फिर किसी तरह बंदों ने आकर के ना बक्सा खींचा, बक्से के पीछे फिर आग बुझाई, फिर मेरे को उठाया। तो उठाने के बाद में फिर, क्योंकि मैं एक ऐसा था कि भाई हाइटेड थी 6 फुट से ज़्यादा, और स्पेशल पायलट चलते थे, स्पेशल गार्ड में रहते थे, और उससे पहले मैंने क्रॉस कंट्री भी किया था 52 किलोमीटर, 2nd डिवीजन में हमारी थी, हमारे मैं और बदाम सर थे हमारे एक साहब। तो मतलब एक एक्सपीरियंस अलग था मतलब। लेकिन जैसे ही उठाने के बाद में मेरे दोस्त बहुत जोर जोर से रोने लग गए। मतलब मैं बोला यार रो मत, क्योंकि उनको लगता था कि अंतिम ही था मेरा, क्योंकि मेरा पूरा यह पेट फटा हुआ है, आंतड़ी वगैरह बाहर थी, पाँव के जैसे नीचे से जुर्जुर हो गए थे, तो उन्होंने उठाया, हड्डी उठिया, तो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मैंने उनको बोला रो मत यार, तो उनको लग रहा था कि यार ये आखिरी सांसें हैं और गरम गरम खून में बोल रहा है। फिर किसी तरह मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो शिव साहब को पता चला कि यार दीपचंद को ऐसे हो गया, तो शिव साहब चप्पल के अंदर ही भागा गाड़ी लेकर के, और उसने बोला डॉक्टर को भाई क्या है, मतलब तो डॉक्टर ने बोला सर ये डेथ। तो शिव हैरान हो गया, पूरी बटालियन इकट्ठी होगी, कैसे हुआ कि वो गाड़ियाँ भर के चली गई। तो शिव ने बोला कुछ तो हो सकता है, कुछ तो करिए सर, आप नहीं पता इतना इंपॉर्टेंट बंदा है मेरे रेजिमेंट का ये। तो शिव ने बोला नहीं, डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो थोड़ा धड़कन चल रही थी। बोला सर कुछ है चांसेस, 5% चांसेस अगर ये बच जाए तो। शिव ने बोला 5% पर रिस्क लेंगे हम, बाकी आप बोला सर ऊपर वाले के हाथ में। बोला ऊपर वाले के आप हाथ छोड़ दो, हम ऊपर वाले की दुआ करेंगे, आप अपना ऑपरेशन शुरू करो। शिव ने साइन कर दिया, क्योंकि हमारे साइन करने के लिए माँ बाप तो होते नहीं, शिव ही होता है। तो साइन किया, साइन करने के बाद में ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला सर, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था पूरी रात। और जब ऑपरेशन करके सुबह डॉक्टर बाहर निकला तो उसने बोला 72 आवर्स का टाइम है, अगर 72 घंटे के अंदर इसको होश आ जाता तो आगे कार्रवाई हम लोग फिर आगे करेंगे। सर 72 घंटे के इसके बाद के 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुली। और जब मेरी आंखें खुली, जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि जब आपकी आंखें खुली तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने शिव साहब को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। शिव साहब के मुँह से निकला कि अभी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बोलता सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? शिव बोलता सर मैंने इस लड़के को देखा हुआ है, और आज मेरे शिव साहब की वर्डिंग बोली हुई आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मतलब तो ये जीवन का एक कटु सत्य था। और इससे ज्यादा कठिनाइयां बाद में आती है, क्योंकि ये चीज चली जाती है, बाद में मेरा परिवार आता है, मेरी वाइफ आती है। ये लड़का मेरा चोट लगने के बाद में पैदा हुआ, 1.5 साल का मेरे को एक बेटा है, ये 3 महीने से फैमिली में थी मिसिज। तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था कि भाई मेरी वाइफ को ये ना पता चले, क्योंकि एक 22 साल की लड़की है, उसको क्या लगेगा कि मैंने ऐसे हट्टे कट्टे जवान से शादी किया है और अभी ये कंडीशन हो गई है, तो कोई भी लगाएगा ना, और ऊपर से कंडीशन ये। तो फिर मैं अपने जवानों को बोलता था, साथियों को, कि भाई मेरा तकिया लगा दिया करो। और वाइफ जैसे सर बैठे ना ऐसे बैठ जाती थी, और उनको पता नहीं चलने दिया था काफी दिन, महीनों तक कि भाई मेरे टांगे भी नहीं है, सिर्फ खाली हाथ था। तो काफी दिन बीत गए, तो फिर एक दिन इन्होंने देखा भाई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, और इसको फौजी गाड़ी में जैसे बिठा के लेके आए, तो उन्होंने देखा भाई ये कौन बंदा है, तुमको पता नहीं था मैं हूँ। फिर मेरे सीओ वगैरह सारे साथ में रहते थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम ज़्यादा दुख करेगी तो दीपचंद को भी प्रॉब्लम आएगी, और ये बड़ी मुश्किल से पिकअप किया हुआ है,
तो तुम हौसला रखना। फिर इसने मेरे को हौसला दिया, मैंने इनको दिया और फिर जीवन की शुरुआत किया सर। मगर शुरुआत तो ऐसा नहीं था कि ये शुरुआत थोड़ी थी सर। एक बचपन से दिव्यांग होता है बंदा, और एक ऐसे चलने फिरने के बाद दिव्यांग होता है, तो मन में पीड़ा आई। बड़ी बात, कोई बड़े पूछता था कैसे हुआ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर मन में विचार आया कि यार दीपचंद, तेरा तो जन्म मतलब कुछ करने के लिए है, ये जान भी बची है तो कुछ करने के लिए बची हुई है, क्योंकि कुछ उद्देश्य अलग ही है। अगर भगवान ने तेरी जान बचाई है तो ये रो करके मत जिंदगी निकाल, दोबारा खड़ा हो। इस देश को तेरी जरूरत है, तेरे परिवार को तेरी जरूरत है। मतलब मेरे मन में ये संकल्प आता था कि मेरी बीवी आप जैसे बंदे को ये ना बोले कि सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, कल मेरे बच्चे ये ना बोले अंकल आपको तो पता है मेरे पापा की कंडीशन क्या है। इस चीज को अगर आपने दूर करना तो स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो 6 महीने बाद मैंने फिर ये टांगे मेरी एक, अभी जो मैं आपको दूसरी है, एक जिसको भूत की टांगे बोलते थे, 40 kg वेट था, 38 kg की टांगे मिल गई। तो बड़ा चलना मुश्किल था, मगर मैंने जब 6 महीने में तो टांगे पहनी, दोबारा से इस मातृभूमि का नमन किया। और लेट करके जब मैंने नमन किया, और एक सच्चे सैनिक की तरह, जैसे हम हिंदुस्तानी एक ऐसी चीज है जिसको हम इस मातृभूमि को माँ बोलते हैं, तो मैंने यही मन में एक संकल्प लिया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं दोबारा निर्वाह कर सकूं। और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिला, आज भगवान परशुराम की तरह मैं पर टांगे रुकी नहीं रही है, हमेशा चलते जाऊं। मतलब हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मतलब तो ये बच्चा मेरा बाद में हुआ। इन्होंने तो, बच्चों ने तो मेरे को देखा नहीं कभी कि मैं कभी ठीक भी था क्या, क्योंकि इनको तो, इसको तो पता ही नहीं है, सुजीत को तो, छोटे वाले को तो प्रेरणा इससे भी मिली मेरे को। हम दोनों आदमी, कई मिशी एक बार काम पे गई हुई थी, तो हम दोनों आदमी, मैं ये था, ये लगभग 3 साल का होगा, या 2.5 या 3 साल का, तो तला के बोलता था मतलब। तो एक दिन इसने बोला बिस्कुट लेना, तो मैं पड़ोस वाले को बुलाता, जैसे भाई साहब आगे इनको सर दीदी को बुलाते थे, तो मैंने, इसने बोला कि कहाँ जा रहे हो, बोलो आंटी। बोला नहीं, तो तला के बोला किसी को बुलाना नहीं है। तो एक किचन में लेके गया मेरे को, तो मैंने किचन में गई, तो हम लोग, इसने हाथ पकड़ा ऐसे उंगली मेरी, तो बोला किचन में। तो किचन में गए, तो किचन में जो अपना स्लैब रहता है जहाँ हम लोग गैस घुस रहता है, इसने मेरे को इशारा किया ऐसे, तो मैंने इसको वहाँ बिठाया, फिर इसने इशारा किया यहाँ पर, तो फिर ये मेरे कंधे पे आया, बोला अभी चलो। तो ऊपर जहाँ बिस्कुट रखे थे इसने उतारा, और सेम पोजीशन में मैंने नीचे उतार दिया। तो फिर मैंने इसको, छोटा तो था, इसको जब ये बिठाया तो मेरी उमंग आई कि यार मतलब ये तेरे लिए संकेत भेजा भगवान ने। तो फिर मैंने इसके पाँव को हाथ लगाया, भले ही बेटा, लेकिन मैंने इसको उस टाइम जब ये बच्चा था, इसके पाँव को हाथ लगाया, कसम खाई कि तू मेरा गुरु है, जो भगवान ने तेरे थोड़े एक संकेत भेजा है कि किसी को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। तो फिर मैंने उस टाइम से इसको पाँव को हाथ लगाई कि बेटा तू टेंशन मत ले, तेरा बाप झुकेगा नहीं किसी के सामने, और खुद का स्वयं काम करेंगे। और आज मैं हर काम करता हूँ, गाड़ी में चलाता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, फुटबॉल में खेलता हूँ। मतलब जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं करते। समाज सेवा भी करते हैं। अभी आज भी मैंने एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन चला रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं शहीद स्मारकों में तिरंगे लगाता हूँ। कोई हमारे जैसे आदमी दिव्यांग, उनको व्हील चेयर वगैरह की दिक्कत आती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास में न तन है न धन है, मगर मन की शक्ति है। उसी शक्ति से मैं आप जैसे बंदों के पास जाता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि सर सैनिकों के लिए कुछ न कुछ करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यही एक जीवन का संघर्ष है। मैं तो यही मानता हूँ कि आज के दिन ही नहीं होना चाहिए। आज 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही क्यों सैनिकों की याद आता है। आज मेरे पास कितने आदमी फोन आते हैं, दीपचंद जी फ्लैग होस्टिंग के लिए आते हैं, पूरे साल नहीं आते हैं, दीपचंद जी कैसे रह रहा है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी वीरांगनाएं, जितने भी शहीद, आज मैं तो ये बोलता हूँ जब भी हम शादी भी करें ना, उन शहीद परिवारों को या हमारे जैसे आदमी को बुला जाए। आज पीड़ा ये भी आती है कि भाई एक दीपक शहीदों के नाम, हमने भी हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत प्राउड आता है। मगर ये कब दिन आएगा कि एक शाम दिव्यांगों के नाम। आज हमको सेना भी भूल चुकी है दिव्यांग आदमियों को, क्योंकि वहां पर भी सैनिकों को, शहीद परिवारों को बुलाया जाता है, और सिविल जनता भी भूल चुकी है। तो हम लोगों का भी तो डेली शहीद हो रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी थोड़ा एक रूप, क्योंकि आप मरने के बाद आप हमारी भी स्मारक बना दोगे, हमारे लिए सब कुछ कर दोगे, मगर जब जिंदा है हम लोग तब क्या करना चाहिए। मतलब आज इस राष्ट्र को जरूरत है एक प्यार की, एक ऐसे व्यवहार की, एक ऐसे देश की जो हमेशा इस राष्ट्र के बारे में सोचे। सर इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि एक दिन के लिए जो देशभक्ति रहती है हमारी, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उसके बाद में देखा जाए तो देश का, सैनिकों का मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बात मैं कहूंगा, और एक कि सर जिस दिन हमारा जवान सैनिक शहीद होता है उस दिन लाखों हजारों लोग जमा होते हैं, लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो कोई जाता भी नहीं है। एक मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, सिटी, लेकिन नासिक में ही आता है वो। वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि अभी 1-1.5 साल हो गया, लड़का शहीद हो गया वहाँ पे। उस दिन शहीद, जिस दिन शहीद हुआ
वहाँ पे वो सब उसका वो अंत्यविधि का जो ये था, होने के बाद बहुत लोग आए, भीड़ बहुत हो गई थी, सब न्यूज चैनल पेपर वाले ने भी कवर किया। लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो उसके घर के बारे में क्या है, घर में क्या है क्या नहीं है, मतलब कोई देखने के लिए भी नहीं गया। उस आदमी ने, वो फ्रेंड ने मुझे बताया सर। उसके बाद में ऐसा हुआ, 6 महीना 1 साल गुजर गया। जो घर में जो जवान शहीद हुए उसके जो पिताजी थे, उन्होंने इतना टेंशन ले लिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, बाकी बहुत प्रॉब्लम्स आए, कोई पूछता नहीं था, ना रिलेटिव, ना दोस्त, ना समाज, ना कोई। तो 1 साल के बाद बेटा, एक साल हो गया था, 1 साल के बाद पिताजी ने भी नहीं, खत्म हो गई, मतलब वो टेंशन था, बाकी का बहुत इसमें था, उसमें अटैक आया और चले। दुख की बात यही है कि हम क्या करते हैं मालूम है, एक दिन के लिए वो खाली इतना देखते हैं, मनाते हैं, समर्पण भूमिका दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो सैनिक परिवार की तरफ कोई जाता भी नहीं है। एक बहुत ही दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ ना, सैनिक है तो हम है, सैनिक है तो राष्ट्र है, सैनिक है तो देश है। जहां जहां सैनिक दिखता है वह सब कोई भी आदमी हो, उसने सैल्यूट ही करना चाहिए, सैल्यूट लगाना चाहिए। और जैसे अभी सर ने बताया कि आते जाते रहना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। ये मतलब ऐसा कुछ बड़ेपन के लिए नहीं, लेकिन ये सम्मान है उनका, उनके प्रति सम्मान है। मैं आपको बताता हूँ सर, जो आप बुलाने की बात कर रहे हो, बहुत से आदमी तो आज भी जैसे हमारे जैसे दिव्यांग आदमी जिंदा है, मरने के बाद में कुछ भी कर दो आप, हम तो देखने नहीं आएंगे। आज भी हमारे जैसे आदमियों का किराया माफ नहीं है ट्रेनों में भी। तो क्यों नहीं है आज? कौन हमारे लिए, क्यों हमारे लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? अगर हमको कितने दिन जिंदा रहेंगे हम लोग, तो कम से कम ट्रेनों के अंदर तो एक वो करना चाहिए कि चलो भाई, अभी भी मैं कल भी मुंबई के महामहिम गवर्नर साहब के पास गया, वहां पर भी हमने ये मुद्दा बताया कि साहब जो भी सैनिक सेना के युद्ध भूमि को छोड़िए, युद्ध भूमि को तो हर चीज देता है, नॉर्मल कंडीशन में भी जो घायल हुए हैं या ऐसी स्थिति में गए हुए हैं, तो उनके लिए कम से कम ये चीज होनी चाहिए कि यार हाथ पांव नहीं है तो उनके लिए एक ये तो प्रावधान होना चाहिए। तो उन्होंने एक वादा किया कि ठीक है हम लोग ये कोशिश करेंगे। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि भाई देखता नहीं, आज भी मैं बोलता हूँ बहुत से आदमी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि हम पॉपुलर हो जाए इसके चक्कर में। वो आज बहुत से इंसान कैसे हो गए, जैसे हमारी चप्पल नहीं होती, आज हम चप्पलें हमारे को एहसास दिलाती है कि मैं आपको गंदे पाँव नहीं होने दूंगी, कीचड़ में कहीं भी चलो, लेकिन जब वो चप्पल हम चलते हैं ना तो पीछे से कीचड़ उछालती है। उसी तरह बहुत से इंसान ऐसे हो चुके हैं अपने कि वैसे तो साथ में रहेंगे कि मैं आपका जिगरी फ्रेंड हूँ, मैं आपका हूँ, मगर जैसे दूर हो जाओगे तो वो निंदा बुराई करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं, हमारे सेना के भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि जैसे आज हमने ये चीज ऐसी थोड़ी फालतू में लगा के बैठी हुई है। इसके लिए सर बहुत तप किया, तपस्या किए हुए हैं। आज बहुत से आदमी इनके ऊपर भी उंगलियां उठा देते हैं कि नहीं सर ये तो ये था वो था। आज कोई फर्जी नहीं लगा के घूमता सर इनके लिए, इसके लिए पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया है। मतलब तो ऐसे बंदे भी बहुत आदमी हैं जो किसी एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के सैनिकों के प्रति कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उन लोगों को भी एक ये समझना चाहिए कि नहीं, वो हीन भावना, जलन ऐसी होती है, हमने तो कुछ नहीं किया, इसने किया। तो आज भी जैसे मेरे पास में कई बार सवाल उठ जाते हैं कि यार ये था वो था, तो मेरा एक मकसद है कि मैं इस चीज से जवाब ना दूं, मैं एक मेरा काम ही बोले, मेरी पहचान मेरा कर्म होना चाहिए। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य है कि मुझे देश जब भी जाने सिर्फ एक सैनिक के तौर पर जाने। ये हमारे हमने, क्योंकि हम सारी चीज के लिए बोला ना, क्योंकि हम तो हनुमान तो है नहीं छाती फाड़ के दिखा दें, मगर आज भी जो भी काम करेंगे इस राष्ट्र को समर्पित है। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, युवाओं को यही बोलता हूँ, और बहुत आप जैसों को भी यही बोलता हूँ कि आज मीडिया देखिए आप, हर जगह आज क्या हो रहा है आप खुद सोचिए, देश में क्या चल रहा है। आज दुर्भाग्य है हमारा, जैसे मैंने बीच में आपसे चर्चा किया था कि आज गुंडे मवालियों को बोल देते हैं, अभी वो सीमा हैदराई है, बोलते हैं इलेक्शन लड़ दो, मतलब तो मतलब वो खुफिया नहीं तोड़ेगी हमारी, कल उसको संसद में लेके जाओगे तुम लोग। देश का गद्दार कौन है? देश के गद्दार वो है जो उसको बोलते हैं कि तुम इलेक्शन लड़ दो, कल तुम उसको संसद में बिठाओगे पाकिस्तान वाले आदमी को। और अपने भाई हम क्या मर गए पूरे देश? आप लोगों ने क्यों नहीं बोला किसी सैनिकों को कि तुम आइए संसद के अंदर? वो फिल्म डायरेक्टर वहां चले गए, क्यों नहीं वो सैनिकों के ऊपर पिक्चर बनाते हैं? सिर्फ दिखावा हो चुका है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। असली देश के अंदर वो गद्दार वो हैं जो उनको फिल्मों के ऊपर कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान से बंदा आया है, कल तुम उसको इतना ऊपर चढ़ा रहे हो। देश के जो रियल हीरो हैं, जो हम लोग जैसे आदमी देश के लिए सलाह कट रहे हैं, उनको तुम इज्जत नहीं कर रहे हो। कहाँ जा रहा है देश, मेरे को बताइए आप। पीड़ा होती है सर, क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि रियलिटी बंदे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, गाय और सैनिक एक ही परिभाषा है सर। गाय जब तक दूध देती है हमारी माता है, दूध नहीं आता तो गाँव गली में छोड़ देते हैं। उसी तरह जब हम सरहदों के ऊपर रहते हैं, हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती है, तोहफे रहती हैं, हेलीकॉप्टर रहते हैं, सब कुछ रहता है।
उधर पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, चाइना कर दो, कौन कर दो, सैनिक कर दो, मगर वही जब रिटायरमेंट हो जाते तो क्या वैल्यू, नथिंग है। आज बंदे हमारे को बोलते भैया तुमने लड़ाई लड़ी तो तुमने तुम्हारे लिए लड़ी, मतलब हमको पीड़ा होती है कि हमारे लिए लड़ी है। आज हमको अगर हमारे को जो प्राउड है इस चीज के लिए, क्योंकि ये वर्दी मुझे मतलब बिल्कुल एक बचपन का सपना था और मेरा सपना पूरा किया और आज मैं खुश हूँ जीवन में, क्योंकि हम सैनिक हैं। हम सैनिक एक उस तरह हैं, एक नदी जैसे प्रभाव छोड़ती है। एक जैसे अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा था कि फूल की खुशबू के पास में निकलते हैं तो मन में एक चंद सेकंड का एहसास होता है कि हाँ भाई कोई मदर फूल है हमारा जीवन के अंदर, एक कुछ पल के लिए भले, मगर हम तो जब जहां से निकलते हैं ना, बोला ना आपको कि नदी की तरह है, प्रभाव छोड़ते रहते हैं। हम समुद्र नहीं है जो लेते रहेंगे तो खड़ा हो जाएंगे। आज भी इस राष्ट्र के लिए वर्दी पहनी है और देने के लिए पहनी है। जो भी आज भी बचा कुचा भी हम इस राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार है। और देश के युवाओं से यही है कि जब भी देश हारेगा, गंदे राजकारण के कारण हारेगा, सैनिक और सेना हमेशा जिताने का काम करती है। जितना हो सकता है भारतीय सेना को नमन करो, हर रोज करो। भले ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मत जाओ, मगर सैनिकों के और उन शहीदों के दरवाजे पे जरूर जाओ, जिनके बदौलत आज मात्र 24 साल के मेरे साथ में हमारे 4 परमवीर चक्र थे, 2 जिंदा है, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे चले गए सर। मात्र हमने भगत सिंह को तो नहीं देखा ना, मगर वो आज के भगत सिंह थे। और हमें बहुत प्राउड है कि ऐसे होनहार वीरों के साथ में हमने नौकरी किया और आज उनकी गाथा सुनाने के लिए, हमारी गाथा सुनाने के लिए हम जिंदा है। मतलब हर आदमी जिंदा नहीं रहता सर। हमारे लिए तो मतलब राष्ट्र सर्वप्रथम आता है, परिवार बाद में आता है। जब मैं कारगिल लड़ाई में था तो इनको पता भी नहीं था कि मैं कारगिल युद्ध लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए सीक्रेट पॉइंट होता है, हम अपने घर पर नहीं बता सकते। जब मैं युद्ध लड़के आया, हमने बचाना है ना सर, तो अपनी सोई आत्मा को जगाना पड़ेगा, स्वयं के कंधों पर विश्वास रखना पड़ेगा। हम कभी नहीं सोचते हम सैनिक हैं, हमें आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक लड़ाया जाता है। सिखाया जाता है कि जब तक आखिरी सांस है और आखिरी गोली है, लड़ते रहो। बचपन से ही सपना था कि कभी अपना घर होगा तो घर के आगे पहले तिरंगा होगा। हम आदमी नहीं जोड़ रहे हैं। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, प्रांतवाद क्या करेंगे उसका। जब देश ही हमारा टूट जाएगा तो हम देनदार बनेंगे। मैं हमेशा हर आदमी से ये दोस्ती करता हूँ कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। भले आप, मैंने बोला ना आपको, भले ही हाथ पांव नहीं है, मन नहीं है, तन नहीं है, मगर मन की शक्ति है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि बेटा तुम जिस भी फील्ड में जा, IPS बन, डॉक्टर बन, IAS बन, मगर सर्वप्रथम राष्ट्र को बता। जैसे बहुत से स्कूलों में जाते हैं, आज नेता को बुलाते हैं, नेता को बुला लिया, चापलूसी करते हैं। आज मुख्यमंत्री बोलते सर्वप्रथम गोली कौन खाता है? परमवीर चक्र भी ज्यादा जिंदा है। टोटल 21 आदमी को मिला है। आज उनके नाम से कहीं पर नाम भी नहीं है, स्कूलों का नाम नहीं है, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है।